Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Yes, I am also fine. As you know, we are discussing the solution of paper 2 business law held in September 2024. This is part 2 of this series क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में मैं दो एक्ट कवर करूंगा। एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड जितने भी तमाम क्वेश्चन थे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आज के इस पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज का एक लेक्चर और बनेगा जो कि पार्ट 3 होगा। उसमें हम कंपनीज एक्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें हम एलएलपी एक्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने जो असाइनमेंट तैयार किया हुआ है 4 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और जो ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर था पेपर में वो था क्वेश्चन नंबर 6 सब पार्ट सी और सब पार्ट आई। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सी सब पार्ट है, उसका भी सब पार्ट है आई। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल relating to the following points as per provision of the Sales of Goods Act 1930। आपको लीगल रूल्स बताने हैं इन रिलेशन टू ऑक्शन सेल। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इन्होंने बस थोड़ा सा पार्ट में पूछ लिया, अदरवाइज देखा जाए इसमें कोई केस स्टडी वाला जो इफेक्ट है वो नहीं है। 3 चीज़ों के ऊपर आपको पूछा गया है। बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन, बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड और इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग बिड। जहां तक पहले सवाल का जवाब है बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन, आप लोग जानते होंगे कि इन ऑक्शन सेल सेलर हैज ए राइट टू हिमसेल्फ द बिड। सेलर के पास एक राइट होता है कि वो खुद ब खुद अपनी बिड लगा सकता है ऑक्शन सेल में। लेकिन अगर ये राइट उसे रखना है तो उसे नोटिफाई करना पड़ता है पब्लिक को कि वो या उसका एक व्यक्ति जो है वो बिड में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो इंटेंडिंग बायर आए हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। यानी कि वो पहले से ही इस बात के लिए वाकिफ हो जाएं कि जो बिड लगाने वाले व्यक्ति में से है तो उसमें भी सेलर का एक आदमी बैठा हुआ है। अननेसेसरली ऐसा ना हो कि जो सेलर की तरफ से बंदा अपॉइंटेड है वो हाइक कर रहा हो प्राइस को और जो बायर्स हैं वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं। लेकिन इसमें ये बात है कि आप नोटिफाई अगर करते हैं, सेलर के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि उसे पफर भी बोलते हैं। अगर आपको मालूम हो कि सेलर ने एक पफर अपॉइंट किया हुआ है तो नोटिफाई करके आप पफर अपॉइंट कर सकते हैं। विदाउट नोटिफिकेशन आप पफर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर बिना नोटिफिकेशन के आपने पफर अपॉइंट किया तो दिस सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। तो पहला क्वेश्चन जो था बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन, यानी विद नोटिफिकेशन अगर होगा तो दिस इज वैलिड सेल और विदाउट नोटिफिकेशन अगर पफर अपॉइंट किया गया तो दिस इज वाइडेबल सेल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। सेकेंड जो चीज पूछी गई थी बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना। तो बहुत सारे बच्चे शायद इस वर्ड पर ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि रिट्रैक्ट का क्या मतलब है। तो बड़ा मतलब मैं पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर है जिसने भी डिजाइन किया है बहुत तसल्ली से डिजाइन किया है। शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि सीए लेवल का जो पेपर है वो आपके सामने है और इससे ये भी पता लगता है कि आने वाले समय में आईसीएआई की जो इंटेंशन है वो पेपर को लेकर क्या है। तो बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना। तो
आपको इस चीज़ के ऊपर बताना था कि जो बिडर है एक बार बिड देने के बाद तो क्या वो अपनी बिड को वापस भी ले सकता है। तो इसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के, जब बिडर बिड लगाता है तो वो ऑफर कहलाता है। वो जब जो ऑक्शनियर होता है वो इसके कंप्लीशन की अनाउंसमेंट करता है, जो कस्टमरी मैनर होते हैं 1 2 3 या साउटिंग गोइंग गोइंग गोन, या जो हैमर होता है उसे 3 बार मेज पर पटकने के बाद, तो जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती है तो जब तक वो सेल कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो आपको इसमें ये लिखना था कि जब तक कि सेल की कंप्लीशन की अनाउंसमेंट ना हो जाए, इसके जो मैंने तरीके बताए हैं आपको, तो किसी भी एक तरीके से अनाउंसमेंट कंप्लीशन ना हो जाए तो तब तक बिडर हैज ए राइट टू रिट्रैक्ट हिज बिड। तो डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ ही है। तीसरी चीज जो है इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग, जो सी पार्ट है वो ए पार्ट से मिलता जुलता है। इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग, ये एक तरह से अगर आपने पफर अपॉइंट किया विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू द बिडर, तो उसकी बात कर रहे हैं। जो पहला पार्ट था उसमें दोनों बताने थे आपको, बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन। जो सी पार्ट है वो क्या है कि विदाउट नोटिफिकेशन अगर सेलर की तरफ से कोई पफर अपॉइंट किया गया है तो आपको ये बताना था कि दिस इज इनवैलिड, दिस इज वाइडेबल सेल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। क्लियर है। इसके बाद इस डिटेल सॉल्यूशन को आप पढ़ लीजिएगा, वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप सॉल्यूशन में आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ लाइनें मैंने लिखने के बाद जो हैं ट्रांसक्रिप्ट की हैं, उन्हें काटने की कोशिश की है। तो वो इस वजह से है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने सॉल्यूशन अच्छे तरीके से तैयार किए हैं और बड़े तैयार किए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो आज 4 नंबर का है हो सकता है कल को 6 नंबर का आ जाए, 8 नंबर का आ जाए। तो आपको ये 8 आनी चाहिए कि अगर कम नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हमें क्या लिखना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। इस बार जैसे मैंने बताया आपको 30 टोटल क्वेश्चन थे। अगर सभी क्वेश्चन का आप बड़ा बड़ा आंसर लिखने पर आ जाएं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर पाएं। तो जो जो रेलेवेंट चीज़ें अभी इसमें से और भी कर सकते हैं, जो मैंने काटा है इसके अलावा भी कट सकती हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर में बहुत कुछ लिखने के लिए आपके पास है। तो वो एक आर्ट है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत लिखी हुई है, लिखी हुई सही है, केवल इसलिए काटा गया है कि 4 नंबर का जैसा क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहें तो ये ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने अपना असाइनमेंट पेपर को लेकर तैयार किया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 सब पार्ट सी और उसका भी सब पार्ट डबल आई। इन्होंने हर पार्ट को कई कई सारे पार्टों में तोड़ दिया है। इस बार सबसे बड़ी मुसीबत यही रही बच्चों के साथ। अगर बात करें कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। आप सभी जानते हैं कि रॉन्ग क्वांटिटी और रॉन्ग क्वालिटी के लिए रूल अलग अलग हैं। इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कि अगर रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेलर की तरफ से अगर बायर को सप्लाई की गई है तो क्या रूल्स हैं। देखिए, रॉन्ग क्वांटिटी में हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर दी गई हो, रॉन्ग क्वांटिटी में हो सकता है आपने स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाई कर दी हो, रॉन्ग क्वांटिटी में हो सकता है आपने मिक्स्ड क्वांटिटी सप्लाई कर दी हो। मिक्स क्वांटिटी में कहीं ना कहीं क्वालिटी वाली बात भी आ जाती है। मैं उस चीज़ को अभी जो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो हम अपने जो पूरे लेक्चर होते हैं, डिटेल लेक्चर होते हैं, उसके अंदर बताते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रॉन्ग क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि बायर के पास क्या क्या राइट्स होंगे या क्या प्रोविजन है रॉन्ग क्वांटिटी को लेकर। तो अगर लार्जर क्वांटिटी सप्लाई की गई है सेलर की तरफ से तो बायर हैज ए राइट टू एक्सेप्ट द होल, बायर हैज ए राइट टू रिजेक्ट द होल, और बायर हैज ए राइट टू एक्सेप्ट द राइट क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द बैलेंस। तो ये तीनों के तीनों ही राइट बनते हैं। इसके अलावा अगर स्मॉलर क्वांटिटी है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी क्वांटिटी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर डिलीवरी ऑफ मिक्स गुड्स है उसमें भी करीब करीब आपके यही रूल्स हैं। तो इसको भी मैं डिटेल में यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, इसके आंसर आपके सामने है ही, आप पढ़ लीजिएगा।
अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ओरिजिनल पेपर में था क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट ए और उसका भी पार्ट आई। लाजवाब क्वेश्चन इन्होंने दिया है। जितनी भी केस स्टडी हैं बड़ी तसल्ली से ड्राफ्ट की गई हैं। जिसने भी पेपर को सेट किया है आप देखिएगा, और मैं मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि हर बच्चा बहुत सारी जगह कंफ्यूज हुआ होगा। अगर उसने डिटेल में नहीं पढ़ा है, गहराई में उतर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, केवल हेडिंग हेडिंग उसको रट के चला गया है, अगर उसने अंदर की जो कंटेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अगर उसने नहीं समझा है, तो जरूर इस पेपर में उसे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ओरिजिनल था क्वेश्चन नंबर 2। मेसर्स आरके ट्रेडर्स बायर मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद मेसर्स सीके ट्रेडर। एक आरके ट्रेडर्स हैं जो कि बायर है, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया सीके ट्रेडर्स जो कि सेलर हैं, फॉर परचेज ऑफ 2000 किलोग्राम ऑफ बासमती राइस specifically grown in Chhattisgarh state should be packed in pink color bag of 25 किलोग्राम each। तो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है 2000 किलोग्राम बासमती राइस को खरीदने का, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट से ही आनी चाहिए, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट वाला जो राइस है बासमती राइस उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उन्हें आप 25-25 किलोग्राम के पिंक कलर के बैग में फिल करेंगे। ये बायर की रिक्वायरमेंट थी। टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय स्पेसिफाइंग द मोड ऑफ पैकिंग ऑफ बासमती राइस। तो ये पैकिंग मोड जो है स्पेसिफाई कर दिया। द सेलर एग्रीड फॉर द स्पेसिफिक पैकिंग ऑफ राइस ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। सेलर इसके लिए तैयार भी था। However, by misunderstanding of the staff of the seller, packed the quantity of 1800 किलोग्राम of basmati rice grown in the state of महाराष्ट्र। लेकिन सेलर के स्टाफ की गलती की वजह से जो पैकिंग हुई 1800 किलोग्राम बासमती राइस ही था, लेकिन वो महाराष्ट्र वाला था, इन वाइट कलर बैग, जबकि उसने कहा था पिंक कलर के बैग में, और 30 किलोग्राम ईच, जबकि उसने कहा था 25-25 किलोग्राम की पैकिंग बनानी है, लेकिन उन्होंने 30 किलोग्राम की पैकिंग बनाई। एंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ 200 किलोग्राम ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट इन पिंक कलर बैग और 25 किलोग्राम ईच। जो बाकी के 200 किलोग्राम की जो पैकिंग थी वो छत्तीसगढ़ स्टेट से ही बासमती राइस आया था, पिंक कलर में ही उसे फिल किया गया और 25-25 किलोग्राम की छोटी छोटी पैकिंग बनाई गई, यानी कि 200 किलोग्राम जो था बासमती राइस वो तो राइट पैक हुआ है, लेकिन जो 1800 किलोग्राम बासमती राइस था उसमें काफ़ी गड़बड़ी अभी मैं समझाऊंगा। देखते हैं कि क्या पूछा है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 analyze whether the buyer had right to reject the entire quantity of basmati rice supplied by the seller। आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि क्या बायर के पास एंटायर क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस को रिजेक्ट करने की पावर है कि नहीं है। अभी आप पिछला ही क्वेश्चन देख के आए हैं, वहाँ पे क्वांटिटी अगर रॉन्ग है, ज़्यादा या कम है या मिक्स है, तो आपने उसके प्रोविजन पढ़े हैं, तो इसमें और भी प्रोविजन लगेंगे। और दूसरी चीज और पूछी इन्होंने, ऑन द अदर हैंड व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द बायर इफ ही हैज टू एक्सेप्ट द एंटायर क्वांटिटी टू फुलफिल हिज अदर कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी। क्या होगा बायर के पास, रेमेडी क्या होगी अगर वो एंटायर क्वांटिटी को एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे उसकी भी आगे की पार्टियों से कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को उसे पूरा करना है, अब रिजेक्ट करेगा, किसी नए आदमी को ढूंढेगा, तो रादर इसकी जगह वो चाहता है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो उसके पास क्या रेमेडी है, क्योंकि देखिए सेलर से तो गलती हुई है। अब आपको इसमें जो आइडेंटिफाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। अगर आपको ध्यान होगा इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी है, एक तो रूल है लेट द बायर बिवेयर, ठीक है ना, कैवेट एम्प्टा कहते हैं कि सेलर की तरफ से कोई गारंटी वारंटी नहीं दी जाती क्वालिटी और फिटनेस के बारे में, रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जो इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी है। इट मीन्स जो चीज़ें भी, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो नेचर इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर बताई गई है लॉ मेकर के द्वारा,
वो पूरा करना सेलर की जिम्मेदारी है। इस बात का वेट नहीं करना कि बायर बताएगा या नहीं बताएगा। उसमें एक इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन भी है। अगर आपको याद हो तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन भी है। तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन यानी कि कोई भी गुड्स अगर डिस्क्राइब करके सेल या परचेज किया गया है और डिस्क्रिप्शन में कई सारे मोड हैं, उसमें क्वालिटी वगैरह तो है ही डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। तो जहां तक सवाल है 1800 किलोग्राम बासमती राइस का, जो कि महाराष्ट्र से आया, मांगा गया था छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो क्वालिटी वाली बात आ जाती है। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल भी इसका डिफरेंस है। तो इस 1800 किलोग्राम के बासमती राइस को सप्लाई करने के लिए तो इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई है एज टू द डिस्क्रिप्शन। और इम्प्लाइड कंडीशन अगर ब्रीच होती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बायर के पास राइट आता है टू रिजेक्ट द गुड्स। अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर आपको ध्यान हो कि बायर हैज ए राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन कि वो उसे ट्रीट कर सकता है ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी में बायर के पास राइट आता है ओनली टू क्लेम डैमेज, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन में राइट आता है टू रिजेक्ट द गुड्स एंड वो अपने पैसे की, अगर एडवांस गया हुआ है तो अपने पैसे की डिमांड कर सकता है। तो वो एक प्रोविजन इसके अंदर आपको लगाना था। एज वेल एज जैसे अभी हमने पीछे एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा कि क्या प्रोविजंस हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में रिगार्डिंग मिक्स्ड क्वांटिटी। अगर मिक्स्ड क्वांटिटी है तो बायर के पास रिजेक्ट करने की पावर है नहीं है, कितनी रिजेक्ट कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाएगा तो बायर के पास वहां पर भी राइट आएगा। लेकिन जो मेन इसमें इशू है वो इशू है ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। तो इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आंसर, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्पेसिफिकली सेक्शन 15 एंड सेक्शन 37, सेक्शन नंबर नीड नॉट टू बी रिमेंबर, बेफिक्र हो जाइए अगर जिसने नहीं भी लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 15 जो रिलेटेड टू इम्प्लाइड कंडीशन है, सेक्शन 37 रिलेटेड टू जो रॉन्ग क्वांटिटी अगर बायर को सप्लाई की गई है तो उसके लिए प्रोविजन है। द बायर मेसर्स आर के ट्रेडर्स हैज सेवरल राइट्स बेस्ड ऑन द नॉन कन्फॉर्मिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द सेलर। बायर के पास क्या राइट्स हैं, क्योंकि सेलर जो है एज पर द जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है वो डिलीवरी नहीं कर पाया। सबसे पहला ब्रीच ऑफ कंडीशन सेक्शन 15, क्योंकि ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल था। मेसर्स आर के ट्रेडर्स contracted for specific goods 2000 kilogram of basmati rice grown in Chhattisgarh, packed in pink color bag or 25 kilogram each. The delivery of rice grown in Maharashtra and packed in white color bag or 30 kilogram each does not match the agreed upon description and packing requirement. This constitutes a breach of condition under section 15, which requires that goods correspond exactly to the description provided in the कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो गड़बड़ी है रॉन्ग क्वांटिटी एंड मिक्स डिलीवरी की भी गड़बड़ी है। मेसर्स सी के ट्रेडर्स डिलीवर्ड 1800 किलोग्राम ऑफ राइस फ्रॉम महाराष्ट्र इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड 200 किलोग्राम ऑफ राइस ग्रोन इन छत्तीसगढ़ इन द रिक्वायर्ड पिंक बैग। द क्वांटिटी ऑफ 1800 किलोग्राम फ्रॉम महाराष्ट्र इज नॉट कंफर्मिंग एंड ओनली 200 किलोग्राम इज एज पर द रिक्वायरमेंट। सेक्शन 37 अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि आपके पास राइट है एक्सेप्ट द गुड्स दैट कंफर्म टू द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट द रेस्ट ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राइट ऑफ द बायर टू रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी, ये भी राइट है क्योंकि ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो आपकी एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम सेक्शन 37 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, अगर हम बात करते हैं सेक्शन 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे भी रिजेक्शन की पावर आपके पास टोटल है ही। रेमेडी फॉर द बायर इज फोर्स टू एक्सेप्ट द एंटायर क्वांटिटी। दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था, मैं बार बार इस क्वेश्चन पेपर की बार बार इस तारीफ करूंगा कि इन्होंने एक ही क्वेश्चन में कई सारे एस्पेक्ट पूछ डाले। अभी आप आगे भी क्वेश्चन देखेंगे और मुझे ये भी पता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है। तो बहुत सारी गलतियां तो स्टूडेंट से ये भी हुई होंगी कि वो क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाए होंगे। तो सेकंड जो चीज पूछी है इन्होंने इस क्वेश्चन में वो ये पूछी है कि अगर
बायर को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना ही पड़े क्योंकि उसे अपने आगे के भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था, तो भी बायर के पास क्या रेमेडी है। तो देखिए इसका जो जवाब आपके पास आएगा कि बायर हैज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बायर हैज ए ऑप्शन टू रिजेक्ट द गुड्स और ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द ट्रीट ऑफ वारंटी। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इट मीन्स ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी वो मान रहा है, तो उस केस में वो एक्सेप्ट करेगा और उस केस में वो ये भी कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। तो ये आपको आंसर लिखना था। इसमें मैंने बहुत सारी बातें लिखकर काटी भी हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, मैं फिलहाल ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ये उस वक्त के लिए कि अगर आपका जो मार्क्स की जो स्कीम है इस क्वेश्चन को लेके, इस तरह के क्वेश्चन को लेके कुछ ज़्यादा आती है, तो हम तो यहाँ तक छोड़ देंगे कि वो डैमेज क्लेम कर सकता है। अब बात आती है डैमेज किस तरह की हो सकती है, तो वो आपको देखना है कि जो डैमेज है छत्तीसगढ़ स्टेट के बासमती राइस है, उसकी साथ कीमत ज़्यादा रही होगी क्योंकि बाहर की रिक्वायरमेंट थी, भेज दिया महाराष्ट्र का आपने बासमती राइस, तो दोनों का जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो एज ए कंपनसेशन वो रिकवर कर सकता है। या टोटल क्वांटिटी में ही जब गलती हो जाती है, आप एक कॉमन मैन का भी माइंडसेट आप देखें कि अगर सेलर से कोई गलती हो जाती है और आप मनी मन को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी सेलर को दबाने की कोशिश करते हो, वो टोटल प्राइस में भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो कि जी अब तो मैं इतने का देख लीजिए, या तो वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं रख तो लूँगा, लेकिन मैं आपको जो प्राइस है वो इतना दूंगा। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं डिस्क्राइब हैं वो मैंने की गई हैं इसमें कि डैमेज का प्रकार क्या क्या हो सकता है। पूछा नहीं है, ना ही ज़रूरत है क्योंकि मार्क्स बहुत कम थे, उस हिसाब से लेंथ वैसे भी बहुत ज़्यादा बैठ रही है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर जो कि 3 नंबर का है और पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट ए और उसका भी सब पार्ट डबल आई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर क्वेश्चन है। कार्तिक एग्रीड टू सेल हिज लैपटॉप टू वसंत फॉर ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय कुसुम। तो 3 पार्टियां हो गई इसके अंदर, कार्तिक सेलर हो गया, वसंत जो है बायर हो गया और एक थर्ड पार्टी है कुसुम जो कि प्राइस फिक्स करेगी, ए हार्डवेयर इंजीनियर। However, before the delivery of the laptop, Karthik changed his mind and did not share any particular and configuration of the laptop with Kusum. कार्तिक का जो माइंड है यानी कि जो सेलर है उसे लगा कि नहीं मुझे अब नहीं बेचना चाहिए। अब इसकी वजह से उसने जो हार्डवेयर इंजीनियर था कुसुम जो थर्ड पार्टी थी जिसे प्राइस फिक्स करना था उसे पर्टिकुलर्स नहीं भेजे। देखिए इसमें क्या था कि प्राइस कितना हो, पुराना लैपटॉप है तो दूसरा आदमी भी कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बताएगा कि कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगी है, एसएसडी है, नॉर्मल हार्ड डिस्क है, रैम कितनी लगी हुई है, प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी जनरेशन है, आप सब जानते हैं। तो उसने कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी जिससे कि वो थर्ड पार्टी जो है प्राइस फिक्स ना कर पाए, विच मेड हर अनेबल टू डू द वैल्यूएशन, सो दैट कुसुम जो है वैल्यूएशन नहीं कर पाया। कुसुम रिफ्यूज टू डू वैल्यूएशन। Vasant needed laptop for his project, so he promised Karthik that if the laptop is delivered to him, he would pay a reasonable price for it. However, Karthik decided not to sell his laptop to Vasant. Now Vasant wants to know from you, being a legal expert, whether Karthik is bound by his promise as he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price. If he does not agree to deliver, what is the other remedy available to the Vasant? Advice referring to the provision of the sales of goods act. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस ऑफ द गुड्स से रिलेटेड। पिछले एग्जाम में भी हमने देखा था, जून 24 के एग्जाम में भी देखा था, प्राइस ऑफ द गुड्स रिलेटेड वहाँ पे भी एक केस स्टडी आई थी। प्राइस ऑफ द गुड्स एक एसेंशियल पार्ट है फॉर मेकिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। प्राइस होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होगा इट इज नॉट नीडेड कि प्राइस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही तय किया जाए। 3 तरीके होते हैं, या तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तय किया जाता है, या एग्रीड मैनर में छोड़ दिया जाता है, या एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये था कि बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो भी थर्ड पार्टी है वो तय करेगी, उसके आधार पर हम लोग
सेल परचेज कर लेंगे। अब बात ये आती है कि जब आप पढ़ते हैं प्रोविजन को कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने से मना कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन सेलर एंड बायर जो है वो वाइड हो जाती है और उस केस में कोई किसी को दोष नहीं दे सकता। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को रोका जाता है इधर बायर की तरफ से या सेलर की तरफ से तो उस केस में जो कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरा प्रोविजन याद आ गया हो तो उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन था ये। तो देखा जाए कि अगर हम डायरेक्टली बात करें तो उसमें भी अगर थर्ड पार्टी को रोका जाता है तो कंपनसेशन तो बनता है, ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस केस में सेल जरूरी होगी, यानी कि जो बायर है वो प्राइस दे के सेलर से गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। अब जब हम पढ़ते हैं तो ये सब सारा का सारा प्रोविजन पहले मैंने लिखा है। अब बात ये आती क्योंकि बायर जो है रीजनेबल प्राइस देने के लिए तैयार है तो अगर कभी कोर्ट में केस जाएगा और ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि सेलर को जो है सॉरी थर्ड पार्टी को जो वैल्यूएशन करने से रोका गया है वो सेलर की तरफ से रोका गया है, तो इस पॉइंट को भी दिमाग में कोर्ट रखेगी। तो कोर्ट डैमेज तो दिलवाएगी नो डाउट, सेलर जो है बायर को डैमेज देगा। लेकिन अगर कोई लैपटॉप यूनिक आइटम है कुछ चीज़, अब डैमेज के रूप में अमाउंट ही दिलवा दे या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दे तो ये बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जब हम लोग डिटेल लेक्चर लेते हैं तो मैं सारे के सारे रीजन आपको समझाता ही हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉर्मली कोर्ट वहाँ दिलवाती है जहाँ पर लगता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो एक सही न्याय नहीं होगा जो एग्रीड पार्टी है, तो उस केस में अगर यूनिक आइटम लगता है कि लैपटॉप जो है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो बायर को नीड है और उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो और वो रीजनेबल प्राइस भी देने के लिए तैयार है, तो कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकता है, अदरवाइज डैमेज तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्टली ऐसा नहीं लगता है कि लैपटॉप जो है डिलीवर सेलर को बायर को करना पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अगर बात आती है तो उसको केस में कोर्ट जो है दिलवा सकता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 the case of Karthik and Vasant involved a contract where the price was to be fixed by the third party Kusum. Here the legal analysis and advice regarding Karthik's obligation and Vasant's right. Under the Sales of Goods Act 1930, the case of Karthik and Vasant can be analyzed as follows. Agreement to sell with price fixed by the third party. If a third party Kusum fails to fix the price, either party can cancel the contract unless part of the goods has been delivered. Karthik's non-cooperation prevented Kusum from fixing the price. Promised to pay reasonable price. After Kusum's refusal, Vasant agreed to pay a reasonable price. Under Section 9, the buyer must pay a reasonable price when a contract does not specify one, which is determined by the market at that time. तो ये तो है कि अगर डिलीवरी दी जाएगी तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा अगर थर्ड पार्टी मना कर देती है। इज कार्तिक बाउंड टू डिलीवर? ऑल्दो कार्तिक इज नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड सिंस द प्राइस वाज नॉट फिक्स्ड, वसंत विलिंगनेस टू पे रीजनेबल प्राइस में लीड ए कोर्ट टू होल्ड कार्तिक अकाउंटेबल स्पेसिफिकली सिंस हिज एक्शन कोर्स टू फेल्यूर टू फिक्स द प्राइस। देखिए जो बच्चे भावनाओं में बहते, मैं अपनी बार बार जब क्लास करता हूं तो मैं इस बात के लिए लगातार स्टूडेंट को समझाता हूं कि मैनी टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं तो चार्ट को फ्लो चार्ट को बना के और इस तरह समझाया जाता है इस सब्जेक्ट को कि बच्चों को आसान लगे, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें क्लासरूम के दौरान आसान लगना जरूरी है या पेपर के भी क्वेश्चन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअली होंगे, कॉन्सेप्ट पता लगता है जो अंदर का जो कंटेंट है। तो कई बार बच्चों को लग सकता है यार कि जो बायर है वो रीजनेबल प्राइस देने के लिए भी तैयार है तो उसे डिलीवर करना पड़ेगा। डायरेक्टली रूल नहीं है ये चीज़ कि अगर थर्ड पार्टी ने मना कर दिया, चाहे गलती बायर की थी चाहे सेलर की थी, किसी भी वजह से थी, प्राइस अगर फिक्स नहीं हो पा रहा है तो जो सेलर है वो बाउंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें और भी हैं, कोर्ट की विवेक पर निर्भर करता है कि वो अल्टीमेटली क्या डिसीजन ले। हाँ इतना तो निश्चित है कि डैमेज देगा। तो जो कोर्ट है, कोर्ट इस बात को दिमाग में रखेंगी कि क्या कार्तिक को अकाउंटेबल बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और स्पेसिफिकली तब जब
सेलर की तरफ से ही रोका गया है थर्ड पार्टी को। अगर ये वाली बात नहीं होती तो डैमेज भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था बिटवीन सेलर एंड बायर वो वाइड हो जाता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि थर्ड पार्टी को रोका गया है तो डैमेज बनती है। अब डैमेज के रूप में रेमेडीज फॉर पर्सन स्यू फॉर डैमेज और स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मॉनेटरी डैमेज भी दिलवाई जा सकती है, और अगर लगता है कि वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दिलवाई जा सकती है। कंक्लूजन, while Karthik is not strictly bound to deliver the laptop, Vasant offered to pay a reasonable price. It strengthens his position. If Karthik refuses, Vasant can sue for damage or seek specific performance under Section 57 and 58. जल्दी से बताइए बेटा कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आप सभी को मुझे लगता है कि क्लियर मैंने कर दिया होगा। जल्दी से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी लाजवाब है जब आप देखेंगे, और उम्मीद है कि 99% स्टूडेंट से इसमें गलती हुई होगी जरूर। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने पेपर के दौरान, जब तक आपके पेपर चल रहे थे, वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने कहा एक बार पेपर ओवर हो जाए, बच्चा थोड़ा सा एक अलग तो उसमें आ जाए दुनिया में। पेपर के दौरान जब होता है तो बड़ी टेंशन सी रहती है, और उस समय अगर ये पता लग जाए कि आपका पेपर अच्छा गया है, बुरा गया है, तो उसका असर जो है वो अगले पेपरों में भी पड़ता है। तो इस वजह से मैं पेपरों के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद ये भी है क्योंकि पेपर देखिए सभी बच्चों के लिए इस तरह का था, पहली बार इस तरह का पेपर आया है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो मार्क्स हैं इंस्टीट्यूट एक तरह से बोनस मार्क्स के रूप में भी बच्चों को अवार्ड कर सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, डिस्कशन करना ज़रूरी है, और ये देखना ज़रूरी है कि ये ट्रेंड सेट हो रहा है लगातार, और आगे की जो तैयारी है जनवरी 25 की, उसी के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 सब पार्ट ए आई, ये ओरिजिनल पेपर में था। अशोक ट्रेडर डिलीवर्ड ए कैमरा टू मंगेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस, मंगेश डिलीवर द कैमरा टू राहुल ऑन द टर्म्स ऑफ सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। ये एक नई टर्मोलॉजी इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की है। ऑल्दो ये जो सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, बच्चे इधर सेल और रिटर्न बेसिस ही समझेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, एक हम डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए कि क्या ट्रांजैक्शन का जो फ्लो है वो किस तरह से हुआ था। अशोक पहला ट्रेडर है, उसने मंगेश को जो बेचा है, तो अशोक जो है पहला ट्रेडर है, उसने मंगेश को बेचा है, सेल और रिटर्न बेसिस पर बेचा है, सेल और रिटर्न बेसिस पर बेचा है। अब आगे मंगेश ने राहुल को सेल किया है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। राहुल को सेल किया गया है, राहुल को सेल फॉर कैश, यानी कि जब आप कैश दे देंगे तो ही सेल मानी जाएगी, अदरवाइज रिटर्न कीजिए, रिटर्न कीजिए। क्लियर? आफ्टरवर्ड राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल ऑन ए सेल और रिटर्न बेसिस। अब इसने भी क्या किया, कोई विशाल इसका फ्रेंड है, इसे सेल किया सेल और रिटर्न बेसिस पर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल ऑन ए सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू विशाल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश। The camera which was in the possession of Vishal was lost by theft, though he exercised due care of its safety. जो लास्ट में जो बंदा है वो कौन है? विशाल है। तो उसके पास से जो कैमरा है वो चोरी हो जाता है, ऑल दो उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखलाई। कैमरा को सेफ रखने के लिए जो भी सावधानियां मौजूद, मतलब जो भी उससे कदम उठाने थे वो उसने कदम उठाए, तो उसकी कोई गलती नहीं है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930,
एनालाइज द सिचुएशन एंड एडवाइस वेदर मंगेश, राहुल और विशाल आर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल टू पे द प्राइस ऑफ द कैमरा टू अशोक। तो अब एक्चुअली जो कैमरा चला वो कहाँ से चला, वो चला अशोक के पास से। अशोक के पास से कैमरा चलने के बाद मंगेश तक पहुंचा सेल और रिटर्न बेसिस पर। मंगेश ने आगे उसे डिलीवर किया सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस पर, और राहुल ने आगे सेल और रिटर्न बेसिस पर ये कैमरे को विशाल को दिया। अब विशाल के पास से ये चोरी हो जाता है, और अब बात ये बतानी है कि अशोक को पेमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, मंगेश जिम्मेदार है, राहुल जिम्मेदार है, विशाल जिम्मेदार है, या ज्वाइंटली जिम्मेदार है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपने लेक्चर के दौरान, कि वास्तव में जो केस स्टडी बनाई गई हैं बहुत तसल्ली से बनाई गई हैं, और जिसने भी बनाई है बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके इसने एनालाइज किया है और बच्चों के लिए परेशानी पैदा की है। अशोक और मंगेश की बात करें, सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न सभी को मालूम है, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, जैसे लॉस किसका है तो आपको मालूम होगा कि जो ओनर है लॉस उसका होता है, एट द रिस्क किसका है। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि अल्टीमेटली ओनर कौन है रिस्क के समय, ठीक है। तो अशोक ने मंगेश को सेल किया सेल और रिटर्न बेसिस पर। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ये सेल कब कंप्लीट मानी जाती है, या तो जो बायर है, इंटेंडेड बायर है, वो अपनी अप्रूवल दे दे, या कुछ ऐसा काम कर दे जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, और जिससे लगता है कि उसने अप्रूव किया है, ऑल्दो उसने स्पेसिफिकली सिग्निफाई नहीं किया है कि मैं परचेज करने के लिए तैयार हूँ। और तीसरा या लॉन्गर पीरियड तक वो होल्ड करे, टाइम निकल जाए जो अप्रूवल का, उसके बाद भी वो अप्रूवल ना तो अप्रूवल दे रहा है ना रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में भी ये मान लिया जाता है कि सेल कंप्लीट हो गई है। तो अशोक ने मंगेश को दिया सेल और रिटर्न बेसिस पर, ऑल्दो मंगेश ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, लेकिन मंगेश ने बिना अशोक की अप्रूवल के आगे से राहुल को दे दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि ओनरशिप हैड बीन ट्रांसफर टू मंगेश, और बिटवीन अशोक एंड मंगेश ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। तो अशोक और मंगेश की बात करें तो मंगेश जो है ओनर बन चुका है, क्लियर है। अब बात आती है मंगेश ने राहुल को दिया, और ये दिया सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस, कि आप जब कैश देंगे तो ये सेल और रिटर्न बेसिस, ध्यान रखिएगा बच्चों ने गलती जो की होगी समझने के लिए, इससे भी जल्दीबाजी में सेल और रिटर्न बेसिस ही समझ लिया होगा, जबकि मंगेश और राहुल के बीच में जो सेल है वो सेल और रिटर्न बेसिस नहीं है, वो क्या है, सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस। यानी कि आप मुझे कैश देंगे तो तब ये सेल मानी जाएगी, इसके अलावा नहीं मानी जाएगी। राहुल ने कैश नहीं दिया तो इसका मतलब है मंगेश और राहुल के बीच में सेल कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है ना, और ना ही उसने लौटाया। अभी हम इसके बात करते हैं। राहुल ने अब बातें विशाल को दे दिया सेल और रिटर्न बेसिस पर। राहुल ओनर नहीं बना था, अगर सेल और रिटर्न बेसिस का होता मंगेश और राहुल के बीच में, तो राहुल भी जो गलती मंगेश ने की वही राहुल ने की, तो उस केस में राहुल ओनर बन जाता। लेकिन यहाँ पर मंगेश और राहुल के बीच में सेल और रिटर्न बेसिस नहीं था, सेल हो कैश और रिटर्न बेसिस था, तो यहाँ राहुल ओनर नहीं बना। ऑल्दो राहुल ने गलती की, लेकिन इस गलती की वजह से वो ओनर नहीं बन पाएगा, क्योंकि मंगेश और राहुल के बीच में सेल और रिटर्न बेसिस ना होके सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस था, तो ओनर नहीं बना। राहुल ने विशाल को दिया, और विशाल ने तो कोई गलती की ही नहीं, उसने तो, अगर सपोज कीजिए कि राहुल ओनर बन भी जाता, क्योंकि मैं अब आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कि ये कुछ नहीं पता कि अगले टाइम में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पर राहुल ओनर बन भी जाता तो भी विशाल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि विशाल ने ना तो ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया है और ना ही उसका टाइम अप्रूवल का निकला है, ना ही कोई उसने आगे ऐसी गलती की है कि उसने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, तो और लापरवाही भी नहीं बरती है। तो विशाल तो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि कौन जिम्मेदार है अशोक को पेमेंट देने के लिए, तो विशाल तो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। पहली बात तो राहुल ओनर ही नहीं है, और अगर होता भी तो भी विशाल जिम्मेदार नहीं होता। अब बात ये आती है कि क्या राहुल जिम्मेदार है अशोक को पेमेंट देने के लिए, तो ये भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राहुल ओनर नहीं बना। फिर भी राहुल कंपनसेशन देगा मंगेश को, क्योंकि उसने गलती की है, सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस पर माल की डिलीवरी दी थी, और डिलीवरी देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को दे दो। तो राहुल
मंगेश को कंपनसेशन देगा, डैमेज देगा। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि अशोक का कंपनसेशन कौन देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मंगेश देगा। आंसर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आंसर, द सिचुएशन इन्वॉल्व a series of sale or return transactions which are governed by the provision of the Sales of Goods Act 1930, specifically section 24, which deals with the goods delivered on approval or sale or return basis. Let's analyze the situation step by step and determine the liability of each party. Ashok to Mangesh, sale or return basis. Ashok delivered the camera to Mangesh on a sale or return basis. In this type of transaction, ownership title of the good does not pass to Mangesh until Mangesh expressly accepts the good, or Mangesh does something inconsistent with the ownership of Ashok, such as selling the camera to a third party, और Mangesh retain the good for a longer period. तो ये मैंने बता दिया कि सेल और रिटर्न बेसिस पर ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक ये तीन चीजें ना हो। When Mangesh delivered the camera to Rahul on a sale for cash only or return, this act was inconsistent with the ownership of Ashok. Therefore, Mangesh is deemed to have accepted the camera and the title passed to him. Mangesh is liable to pay Ashok the prime price of the camera regardless of what happens in the subsequent transaction. तो आगे क्या होता है छोड़िए, लेकिन क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि मंगेश जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो मंगेश इज लाइबल टू पे द अशोक। अब आगे बात मंगेश टू राहुल, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। Mangesh sold the camera to Rahul on the condition of sale for cash only or return. This means that the title would pass to Rahul only if he had paid cash for the camera. Since Rahul did not pay cash to Mangesh, the title did not pass to Rahul and he did not become the owner of the camera. और रिस्क उसका होता है जो ओनर बनता है। However, Rahul delivered the camera to Vishal on a sale or return basis, as Rahul did not own the camera since he did not pay cash to Mangesh. He had no right to pass ownership to Vishal. Therefore, Rahul is not liable to pay Mangesh, but he might be liable to Mangesh for breaching the contract for not returning the camera or paying for it. वो कैमरा का प्राइस देने के लिए तो लाइबल नहीं है, वो तो नुकसान नहीं है उसका, लेकिन क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है तो उसकी वजह से वो कंपनसेशन देगा। राहुल टू विशाल सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये तो बड़ा सिंपल था ही, विशाल की तो कोई गलती है ही नहीं। Rahul delivered the camera to Vishal on a sale or return basis. The key point here is that Vishal did not own the camera yet, as he did not option to either return it or accept it by paying for it. Since the camera was lost due to theft while it was in Vishal's possession and he exercised due care, Vishal is not liable for the loss under the Sales of Goods Act. If the goods are lost due to no fault of the buyer while they are still in the return period, the loss is borne by the owner. In this case, since Rahul did not own the camera and Vishal had not accepted it, neither Vishal nor Rahul bears liability for the theft. तो ये पूरा हो गया। कंक्लूजन की इसमें अलग से कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्क्स कम है। फिर भी मैंने कंक्लूजन लिखा, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का आता है तो उस केस में आपको लेंथ थोड़ा सा बड़ी करनी पड़ती है। इररेलेवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है लेंथ को बड़ा करने के लिए, लिखनी रेलेवेंट ही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किन किन चीज़ों से बच सकते हैं। तो बताइए, आप सोचिएगा कि किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बड़ा मुश्किल है कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से किसी का ठीक होगा, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे तो डिपेंड करता है किस बच्चे ने किस तरह से लिखा है, कि अपनी बात को किस तरह से जस्टिफाइड किया है, तो मार्क्स तो कुछ ना कुछ मिलेंगे, घबराने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पेपर का था क्वेश्चन नंबर 5 सब पार्ट ए एंड उसका भी सब पार्ट डबल आई। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। सारे के सारे क्वेश्चन नए हैं, इस बार कोई भी पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं करा है, और मैं अपने क्लासरूम के दौरान भी बच्चों से यही बताता हूँ, कहता हूँ कि जो क्वेश्चन पार्ट में पूछे गए हैं वो ठीक है, वो एक आपको एक लेवल दिखलाते हैं पेपर का,
लेकिन आपको हमेशा नए क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। जो भी मैं टेस्ट पेपर लेता हूँ बच्चों के, हमेशा अगर आप मेरे स्टूडेंट से बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो असाइनमेंट में होगा। हमेशा टेस्ट पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो असाइनमेंट में है ही नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन में ड्राफ्ट करता हूँ टेस्ट पेपर लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, Ansari of Jaipur sold 100 smart TV sets at the rate 50,000 per set to Baburam of Delhi. He delivered the TV set to Chetan, a transport carrier, for transmission to Baburam. Further, sold these 100 TV sets of Shyamlal at the rate 60,000 per set. जो अंसारी ऑफ जयपुर हैं उन्होंने 100 टीवी सेट 50,000 रुपये के रेट से बाबूराम को बेचे। बाबूराम तक पहुंचाने के लिए चेतन को एक मीडिएटर कैरियर को चुना गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी, और आगे बाबूराम ने भी इन्हें जो है श्यामलाल को 60,000 रुपये पर सेट के रेट से सेल किए। ऑन रीचिंग द गुड्स एट द डेस्टिनेशन, बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी। बाबूराम जो था उसने डिमांड की डिलीवरी, बट चेतन जो कैरियर था रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड टू डिलीवर द गुड्स टू बाबूराम। तो साफ साफ दे रखा है कि गलत तरीके से डिलीवरी देने से मना किया है। दैट इज वाई ही फेल टू डिलीवर टीवी सेट टू श्यामलाल। इसकी वजह से बाबूराम आगे श्यामलाल को डिलीवरी नहीं दे पाया। एंड सफर्ड ए ह्यूज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी। श्यामलाल ने मुकदमा किया होगा, उसकी वजह से बाबूराम को नुकसान हुआ। अंसारी केम टू नो अबाउट दिस। अंसारी को पता लगा इस बात का। अब आगे उसने भी शायद माइंड चेंज कर लिया। ही डायरेक्टेड चेतन टू स्टॉप द डिलीवरी टू बाबूराम एंड री डिलीवर द गुड्स टू हिम एट जयपुर। तो उसे अचानक क्या हुआ, उसने कहा कि तुम जो है बाबूराम को डिलीवरी मत देना, मुझे वापस करो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वेदर अंसारी हैज द राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। तो आपको बताना है कि गुड्स इन ट्रांजिट में क्या अंसारी रोक सकता है, और वेदर बाबूराम कैन क्लेम लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी, और क्या वो अपना नुकसान जो है अंसारी से रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसे भी अगर आप समझेंगे और कॉन्सेप्ट तो अगर आप क्लियर होगा, तो सेलर के पास, जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट होते हैं, राइट ऑफ लीन होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट होता है, और राइट ऑफ रीसेल होता है। वो सबके कंडीशन अलग अलग है। नो डाउट कि जो अंसारी है वो अनपेड है, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट तभी होता है जब मेन एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अनपेड होना जरूरी है ही सेलर का, गुड्स इन ट्रांजिट होना जरूरी है। तो नो डाउट गुड्स इन ट्रांजिट भी है, क्योंकि ट्रांजिट शुरू होती है जैसे ही सेलर डिलीवर करता है किसी इंडिपेंडेंट कैरियर को, और ट्रांजिट तब खत्म होती है जब बायर या उसका एजेंट कैरियर से डिलीवरी ले लेता है। तो यहाँ पे चेतन की गलती की वजह से डिलीवरी नहीं मिली, लेकिन ट्रांजिट में माना जाएगा, है ना। अगर दे देता तो ट्रांजिट भी खत्म हो जाती है, जो गुड्स इन ट्रांजिट तो है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो है कि बायर का इंसॉल्वेंट होना। अब बायर का इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है कि बायर इज अनेबल टू पे हिज डेट। उसने अभी तक पेमेंट नहीं दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन इंसॉल्वेंसी होना एक अलग चीज़ है कि क्या वो पेमेंट करने में सामर्थ था या नहीं था। तो ये कहीं नहीं दिया हुआ कि बाबूराम इंसॉल्वेंट हो गया है। तो ये सब पूरा बताने के बाद आपको ये बताना है कि अंसारी के पास कोई राइट नहीं है कि वो गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉप कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर बाबूराम कैन क्लेम लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी। देखिए अंसारी की इसमें कोई गलती नहीं है। अंसारी ये जरूर है कि वो डायरेक्ट करना चाहता है चेतन को, कैरियर को, कि मुझे वापस लुटा दो सामान, लेकिन बाबूराम के नुकसान में अंसारी की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ चेतन की है। तो यहाँ पर जो बाबूराम है अंसारी से रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन चेतन के ऊपर मुकदमा करके वो रिकवरी हो जाएगी। तो पूरा पूरा आप आंसर पढ़ लीजिएगा, इस तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। अब अगले जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। 19 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 19A और 19A, तो इसलिए 20 नहीं दिखेगा आपको, लेकिन टोटल जो 4 क्वेश्चन है वो रिलेट करते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 3 नंबर का है, जो कि ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट बी और उसका भी सब पार्ट आई। ऑल चेक्स आर बिल while all bills are not checks
एक्सप्लेन द एडिशनल फीचर ऑफ द चेक विद डिफरेंशिएट ए चेक फ्रॉम बिल एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट इन्होंने पूछ लिए, ए और बी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो एक तरह से ये केवल 1.5 नंबर का ही क्वेश्चन रहा। तो लेंथ मैंने बड़ी कर रखी है केवल इस वजह से, क्योंकि जिससे आपको सारे एस्पेक्ट कवर हो जाए। केवल मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना केवल इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए बना रहा हूँ, बल्कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि उससे रिलेटेड जो बाकी समस्याएं हैं वो भी आपकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अपने आप ही शॉर्ट कर लीजिएगा। देखिए, जहाँ तक ये सवाल क्वेश्चन का है कि सारे के सारे बिल चेक नहीं है लेकिन चेक बिल हैं, वो तो इनकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि चेक इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑलवेज ऑन डिमांड। तो ये तो क्लियर है कि बिल सारे के सारे चेक नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी चेक होंगे वो सारे के सारे बिल होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है कि चेक में कुछ एडिशनल फीचर होते हैं जो कि उसे बिल से अलग बनाते हैं। तो तमाम फीचर हैं, आप कोई भी 2-3 फीचर लिख के आइएगा। मैंने तो 8-10 लिख रखे हैं, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, लेकिन अगर मैं केवल 2 ही 3 लिखता तो हो सकता है कि बच्चों ने कुछ उन 2-3 से अलग लिखा हो, तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता या मेरा भी ठीक है या नहीं है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ग्रेस पीरियड जो है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो अगर बिल टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो ग्रेस पीरियड भी मिलता है मैच्योरिटी के बाद, जबकि जो चेक है वो ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें कोई ग्रेस पीरियड मिलने की बात नहीं है। बिल की क्रॉसिंग नहीं होती है, चेक की क्रॉसिंग भी होती है। चेक को काउंटरमेंट पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको करने के बाद स्टॉप पेमेंट भी कर सकते हैं, बिल में वो संभव नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस किए जा सकते हैं, देख लेते हैं। क्रॉसिंग हो जाता है चेक का, नंबर ऑफ डेज ग्रेस हैं, डिसऑनर एंड नोटिंग है। तो बहुत सारे और भी डिफरेंसेज हैं, जैसे डिसऑनर एंड नोटिंग है। तो डिसऑनर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में नोटिंग कराने की ज़रूरत जो है चेक को नहीं पड़ती है, बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। वैलिडिटी पीरियड की अगर बात करें तो चेक के अंदर वैलिडिटी पीरियड 3 महीने की होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसे कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होती है। तो ये डिफरेंसेज जो हैं आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। देखिए, एम्बिगुअस नाम से क्लियर है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की जो लैंग्वेज होती है वो इस तरह की होती है, आइदर या तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज आप मान लें या एज ए प्रोमिसरी नोट मान लें। अगर एक बार जो होल्डर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया तो उसके फिर उसे बिल ऑफ एक्सचेंज ही मानना पड़ेगा, एक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह लेना पड़ेगा। और एक बार उसके होल्डर ने उसे प्रॉमिस नोट मान लिया तो उसे जो एक्शन है फिर उसे एज ए प्रॉमिस नोट की तरह ही लेना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा आपका डेफिनेशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, केस स्टडी है, जो कि ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए और सब पार्ट आई है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आंसर द फॉलोइंग इन द गिवन सिनारियो। अमन ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज द बिल ऑन बबन हु एक्सेप्टेड इट। तो एक बार एक चार्ट बना लेते हैं। अमन ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बबन के ऊपर, हु एक्सेप्टेड इट, पेबल टू मगन, अमन ने मगन को दिया ये और ऑर्डर। मगन इंडोर्स द बिल टू गगन, मगन ने गगन को दिया। गगन इंडोर्स द बिल टू आकाश, गगन ने आकाश को ये बिल दिया। टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डेट, यानी कि गगन ने इंडोर्समेंट तो कर दिया। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि साइन तो कर दिए, लेकिन कंप्लीट एंडोर्समेंट तब होता है जब उसकी डिलीवरी भी दे दी जाए। तो डिलीवरी वो कह रहा है कि नेक्स्ट डे में दे दी जाएगी। अब देखिए आगे क्या पूछा है। However, on the death of the गगन on the same date, जिस दिन गगन ने सिग्नेचर की, डिलीवरी नहीं दी, डिलीवरी नेक्स्ट डे देनी थी, उसी दिन गगन की डेथ हो जाती है। His son अंकित delivered the bill to आकाश on the next day as intended by the deceased father। तो गगन ने ना देके गगन के बेटे ने दी, क्योंकि फादर को देनी ही थी, तो उसके बेटे ने वो काम पूरा किया। On presenting the bill on the due date, बबन refused to pay। अब बबन ने मना कर दिया जब उसे बिल प्रेजेंट किया गया। Explaining the importance of delivery negotiation, decide whether Akash can enforce the payment of the bill against Baban or the previous party।
तो मेन आपको जो इस पे हाईलाइट करना है वो डिलीवरी इन नेगोशिएशन प्रोसेस में आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। देखिए, कोई भी एंडोर्समेंट, कोई भी नेगोशिएशन बिना डिलीवरी के कंप्लीट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अमन ने मगन को इंडोर्स किया, डिलीवरी भी दी, गगन को दिया, उसमें भी डिलीवरी कंप्लीट है। गगन ने आकाश को एंडोर्समेंट किया, सिग्नेचर की, लेकिन डिलीवरी नहीं दी पाई। अब बात ये आती है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, बिना डिलीवरी के एंडोर्समेंट कंप्लीट माना भी नहीं जाएगा। अब इशू ये है कि क्या गगन के द्वारा डिलीवरी ना दिया जाना, बल्कि गगन के बेटे के द्वारा डिलीवरी दिया जाना, वो डिलीवरी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो ये मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, उसके बाद ये बताना है कि ऑल्दो गगन नहीं दे पाया, लेकिन गगन के मरने के बाद उसके बेटे ने वो डिलीवरी दी आकाश को, तो वो डिलीवरी कंप्लीट है, यानी कि जो आकाश है वो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो राइट होता है, अगर डिसोनर होता है बिल, तो अगेंस्ट द ड्रोई भी होता है एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, और अगेंस्ट द प्रायर पार्टी भी होता है। यानी आकाश कैन स्यू ऑन बवन, गगन, मगन और अमन, किसी को भी वो मुकदमा कर सकता है। तो ये इसका आंसर है कंप्लीट। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसे आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर डिटेल पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये भी 3 नंबर का है, जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 था, सब पार्ट ए, और उसका भी सब पार्ट डबल आई। Zilabel Limited, an Indian company, is a global leader in petrochemical products. For payment of the sale price of machinery imported from Alex Manufacturing Limited, a USA-based company, the exporter, the Indian company drew a bill of exchange on Manish, a resident of Mumbai, who accepted the bill at Mumbai payable to exporter in Los Angeles, USA. Decide whether the bill of exchange is an inland instrument or a foreign instrument. Assume that the bill of exchange was signed by the authorized person for the drawer company. सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस केस स्टडी का रूप दे दिया। इनलैंड बिल या फॉरेन बिल की डेफिनेशन के ऊपर है। तो इनलैंड बिल है ये, क्योंकि इनलैंड बिल की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है? इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एन इनलैंड बिल इफ इट इज ईदर ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, or drawn in India upon a person who is resident in India even if it is payable outside India. देखिए, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 बातें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। लिखा कहाँ गया है, लिखा किसके ऊपर गया है, और पेबल कहाँ होगा। इनलैंड बिल होने के लिए लिखा हुआ तो इंडिया में होना जरूरी है, ड्रोन इन इंडिया होना जरूरी है। अब बाकी के 2 चीजें, लिखा किसके ऊपर है और पेबल कहाँ है, उनमें से एक घटना इंडिया में हो जाएगी तो भी हम उसे क्या मान लेंगे? इनलैंड बिल मान लेंगे। या तो वो पेबल इन इंडिया हो, यानी कि पेमेंट इंडिया हो, या पेबल अपॉन ए पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया हो। अब क्योंकि अगर आप ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ तो इंडिया में ही है। अगर आप देखेंगे कि द इंडियन कंपनी ड्रो ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष इज रेजिडेंट ऑफ मुंबई, यानी लिखा हुआ इंडिया में है, और लिखा हुआ एक ऐसे आदमी के लिए है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, हु एक्सेप्टेड द बिल, जबकि पेमेंट आपका बाहर है। तो पेमेंट से कोई फर्क नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए, या लिखा हुआ एक ऐसे आदमी के ऊपर होना चाहिए कि जो इंडियन रेजिडेंट हो, या पेबल इन इंडिया हो, क्योंकि उन 2 घटनाओं में से एक इंडिया में है। लिखा हुआ इंडिया में होना जरूरी ही है, ड्रोन इन इंडिया दोनों ही केसेस में जरूरी है। बाकी जो 2 इवेंट है उनमें से कोई भी एक इवेंट अगर इंडिया में हो जाती है तो इट इज ए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 है, आज की क्लास का लास्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। डायरेक्ट है, 4 नंबर का है, और ओरिजिनली ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बी पार्ट और आई। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 टेल द इंस्टेंस वेयर ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक एंड व्हाट आर द कंडीशन टू बी कंप्लाइड विद फॉर नॉट कंस्टिट्यूटिंग सच एन ऑफेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा, सेक्शन 138 के ऊपर है कि डिसऑनर ऑफ द चेक के केस में कब ऑफेंस माना जाता है। तो डायरेक्ट कंडीशन है, ऑफेंस तभी माना जाता है कि जो चेक ड्रॉ किया गया हो वो एक लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए किया गया हो, जो डिसऑनर हुआ हो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से हुआ हो, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड का
जो दायरा है वो बढ़ा भी दिया गया है कि आप अकाउंट क्लोज करके भाग जाएं, उसका आपने चेक काट के दे दिया, स्टॉप पेमेंट करा दें, और बहुत सारी तमाम बातें हैं। तो वो सब इनसफिशिएंसी फंड के केस में आती हैं। और डिसोनर की सूचना जैसी मिलती है तो जो उसका होल्डर उसे 30 दिन के अंदर ड्रोअर को बताएगा, और सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया गया है ड्रोअर के द्वारा होल्डर को, तो उस केस में ये क्राइम बनता है और एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर, व्हाट आर द कंडीशन टू बी कंप्लाइड विद फॉर नॉट कंस्टिट्यूटिंग सच एन ऑफेंस। ये ऑफेंस ना माने 138 में क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो जो जो कंडीशन थी ऑफेंस के लिए उन्हीं को बदल के लिखना है। सपोज कीजिए 30 दिन के अंदर जब नोटिस आया और 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करा, अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो वो ऑफेंस बनेगा ही नहीं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने तैयार कर रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो और बनेगी, उसके अंदर मैं 3 एक्ट कवर करूँगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सॉल्यूशन लेके आऊँगा, कंपनीज एक्ट के और एलएलपी के। इन तीनों एक्ट को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।